देखो मैं करके बताता हूँ। पेज नंबर 19 पे क्वेश्चन है, ये तो हमने कर दिया था। फिर उसके बाद में पेज नंबर 21 पे क्वेश्चन है, बुकलेट का पेज नंबर 21 पे जो क्वेश्चन है उसको मैं करके बता रहा हूँ। देखो दिशा इसमें दिया हुआ है पीवी डायग्राम फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस इन ए ट्रायंगल ABC drawn in order. The coordinates of ABC given है। The coordinates are order PV, प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि पास्कल में गिवन है, और वॉल्यूम इन लीटर, तो इसको मीटर क्यूब में करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग प्रोसेस A to B, B to C और C to A, इसमें भी सेम काम करना है। और नेट वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल करना है। ठीक है। तो इसमें पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ऐसे गिवन है, यहाँ पे गिवन है तुम्हारा V और यहाँ पे गिवन है P। और ये कुछ ऐसे गिवन है, ये यहाँ पे है, ये है तुम्हारा B और ये है C। ठीक है। यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 4। ठीक है। और ये है तुम्हारा 1 और ये है तुम्हारा 4। ये है तुम्हारा लीटर में। ठीक है। और ये तुम्हारा प्रेशर गिवन है P, जो गिवन है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, SI में ही गिवन है। ठीक है। तो इसमें वर्क डन निकालना है। सबसे पहले निकालना है A to B, और इसमें साइकिल ऐसे गिवन है। तो हमने पिछले क्लास में बताया था वर्क डन इन पीवी डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है। जैसे A to B में है तो इनिशियल क्या है, A है, तो A से और B से क्या करेंगे हम, वॉल्यूम वाले एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसका एरिया फाइंड कर देंगे। ठीक है। तो जैसे वर्क डन इन A to B निकालना है, तो कैसे करेंगे, जल्दी बताओ कैसे करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, पूरे का एरिया निकाल देंगे। निकाल के बताओ कितना हो रहा है, 9। तो करो, उसको लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो इनिशियल पॉइंट A है, तो A से हम क्या करेंगे, वॉल्यूम वाले एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, B से ड्रॉ कर देंगे, और हम कर देंगे इसका एरिया फाइंड कर देंगे, इसका इस सब का एरिया फाइंड कर देंगे। ठीक है। तो इसमें मान लो कि इस ट्रायंगल का एरिया A1 है और इस रेक्टेंगल का एरिया A2 है, तो इसमें हो जाएगा A1 प्लस A2। और इसमें वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, A से B में इंक्रीज हो रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ, बेस कितना है 3 इंटू 10 पावर क्या कर देंगे -3, क्योंकि लीटर में गिवन है, तो 1 लीटर इजकल टू कितना होता है 10 टू पावर -3 मीटर क्यूब होता है। ठीक है। तो इतना कर देंगे, हाफ बेस, और हाइट कितना गिवन है 2 गिवन है। अच्छा, फिर इस रेक्टेंगल का एरिया, तो इसका लेंथ है 3 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा -3, और इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है। तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, तो एरिया कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 पावर -3 प्लस 6 इंटू 10 पावर -3। ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9 इंटू 10 पावर -3, इतना क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। वर्क डन A to B में इतना ही आ रहा है। अच्छा, उसके बाद में है वर्क डन B to C। अब वर्क डन हम करेंगे, वर्क डन B to C। अब B क्या है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें वॉल्यूम वाले एक्सिस पे, और C से परपेंडिकुलर वाले एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया, इसका एरिया निकाल देंगे। तो इसका एरिया, अब देखो एरिया हम कैसे डिसाइड करते हैं कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। इसमें वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे कितना 4 लीटर और यहाँ पे कितना हो रहा है 1 लीटर, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसलिए वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। और इसमें कितना हो जाएगा A2 हो जाएगा, और -A2 कितना आ रहा था 6, तो 6 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा -3, इतना जूल हो जाएगा। ठीक है।
अच्छा, फिर वर्क डन हमको निकालना है सी टू ए। सी टू ए वर्क डन कितना होगा? क्यों जीरो? वॉल यहाँ से जैसे सी से एक हम कर देंगे और इससे कर देंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, या इस केस में वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है, तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। मैंने बताया था वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसमें वर्क डन जीरो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब टोटल वर्क डन निकालना है, तो टोटल वर्क डन इक्वल टू वर्क डन ए टू बी प्लस वर्क डन बी टू सी प्लस वर्क डन सी टू ए। ठीक है, तो हमने बताया था क्या टोटल वर्क डन निकालना है, तो क्या करो इस साइकिल का एरिया निकाल दो। साइकिल का एरिया निकाल दो या दो सबको ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा बताओ जल्दी। ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻³ माइनस 6 इंटू 10⁻³ प्लस जीरो। ठीक है, तो 3 इंटू 10⁻³ जूल हो जाएगा वर्क डन, टोटल वर्क डन। अच्छा, उसके बाद में पेज नंबर 23 पे गिवन है क्वेश्चन, उसको देख लो। 23 पे गिवन है, इसमें गिवन है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस अंडरगो ए साइक्लिक चेंज ए बी सी डी। गिवन है फाइंड द फ्रॉम द गिवन डायग्राम कैलकुलेट द नेट वर्क डन। तो नेट वर्क डन ही निकालना है, तो नेट वर्क डन क्या कर देंगे? एरिया ऑफ द साइकिल। ठीक है ना, एरिया ऑफ द साइकिल कर देंगे। तो इसका देखो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा? -3 लेंथ हो जाएगा इसका, और ये कितना हो जाएगा? ये भी कितना हो जाएगा? 3, तो ये भी हो जाएगा 3 इंटू 1.01 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा? 5। एटीएम में गिवन है तो उसको हमने पास्कल में चेंज कर दिया, और इसको सोल्व कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा? 2, यानी कि इस केस में 900 जूल हो जाएगा वर्क डन। बस समझ में आया? कल मैं बताया था, तुम बताई नहीं थी, कल बताया था कि जैसे अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस हो तो उसका जो साइकिल का एरिया हम निकाल देते हैं, तो वहीं क्या होता है? वर्क डन हो जाता है। इसमें वर्क डन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? जल्दी बताओ। क्यों पॉजिटिव? क्लॉकवाइज। अगर इसमें देख रही हो, इसमें देखो बुकलेट में किस सेंस में वो ट्रेस हो रहा है? क्लॉकवाइज। तो वर्क डन इस केस में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में जल्दी से नोट कर लूँ, उसके बाद में पेज नंबर खोलो 10। मैंने बताया था एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? सडन प्रोसेस और फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, तो देखो इसमें दिया हुआ है कैसे। सडनली एक्सपेंड का मतलब क्या हुआ? एडियाबेटिक। अगर स्लोली एक्सपेंड होता तो आइसोथर्मल होता है। ठीक है, तो दिया हुआ है कैलकुलेट द फॉल इन टेम्परेचर ऑफ ए हीलियम इनिशियली एट 15 डिग्री सेल्सियस when it is suddenly compressed to 8 times expanded to 8 times of its volume। ठीक है, तो पेज नंबर 9 पे है। इनिशियल वॉल्यूम कितना? मान लो कि इनिशियल वॉल्यूम V1 इक्वल टू V0 ले लो, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 8 V0, 8 V0 है, एक्सपेंड टू 8 टाइम्स। ठीक है, और इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री की वैल्यू 15 डिग्री, तो बताओ कितना होगा? 15 प्लस 2 73, तो T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना केल्विन हो जाएगा? और हमको T2 निकालना है, T2 इक्वल टू 8, तो कैसे निकालेंगे? P1 V1 टू द पावर गामा -1 लिखाया था कि T1 V1 गामा -1 लिखाया था? गामा लिखाया था ऐसे?
गामा माइनस वन, हाँ हमने VT में एक रिलेशन लिखाया था उस दिन, VT में रिलेशन था T(v⁴ गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे T1(v⁴ गामा माइनस वन इक्वल टू T2 गामा माइनस वन, ठीक है। तो हमको T2 फाइंड करना है, T2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं T1 और V1/V2 कितना लिख सकते हैं गामा माइनस वन। तो ये है तुम्हारा 288 और V1 कितना है V0 है और V2 कितना है 8 V0 है, ठीक है। और गामा कितना है इसमें देख लो, तो 5/3 - 1, ये V0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 288 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 2/3, तो बता दो कितना हो जाएगा। 288 अपॉन में 8 टू द पावर 8 है, 8 टू द पावर 2/3 कितना हो जाएगा, देखो कितना लेट आते हो। अच्छा चलो जल्दी पेज नंबर खोलो, पेज नंबर खोलो 10, बताओ ये कितना हो जाएगा। हाँ क्योंकि 8 का 1/3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 8 टू द पावर 1/3 और इसका हम स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 288 और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 288 अपॉन में 4। आफ्टर सॉल्विंग कितना आएगा 97। ठीक से देखो, कितना हो जाएगा केल्विन हो जाएगा। और इसमें पूछा क्या जा रहा है कैलकुलेट द फॉल इन टेम्परेचर। चलो ये देखो तो फॉल इन टेम्परेचर कितना होगा 288 - 72, तो ये हो जाएगा फॉल इन टेम्परेचर इक्वल टू हो जाएगा 288 - 72 केल्विन। देखो हमने एक रिलेशन लिखाया था VT में एडियाबेटिक प्रोसेस में, याद है क्या रिलेशन लिखाया था, तो अभी बोले याद है, ये लिखाया था हमने देखो T(v⁴ गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट PV VT PT सब में रिलेशन लिखाया था। तो देखो इसमें दिया हुआ है कि इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम गिवन है क्वेश्चन में। देखो इनिशियल वॉल्यूम मान लो कि V0 है, उसको 8 टाइम्स एक्सपेंड कर दिया तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 8 V0 हो जाएगा, समझ गए। इनिशियल टेम्परेचर गिवन है 15 डिग्री, हमने क्या किया उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया और फाइनल टेम्परेचर हमको फाइंड करना है। VT में ही रिलेशन होता है V1 T1 गामा माइनस वन इक्वल टू V2 2 गामा माइनस वन करके और जो वैल्यू है पुट करके सोल्व कर दिया। और इसमें पूछा हुआ फॉल इन टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा 72, इनिशियल टेम्परेचर कितना है 288, तो कितना फॉल हुआ तो इसमें 288 मैंने 72 कर दिया हमने। चलो जल्दी नोट करो क्या, हाँ हाँ 11th करो, 11th करो फिर 12th करो। करो 11th। करके देखो, करके देखो तुम, अब तुम कहाँ से पेन लिखोगे करके एक बार देख लो।
एएसआई जितने भी हैं सब एएसआई में ही करेंगे, ठीक है। अब चलो 11th में करके बताओ। पेज नंबर 11 में गिवन है ए टायर पंप्ड टू प्रेशर 3.375 पास्कल, एटीएम गिवन है एंड टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री, सडनली ब्रस्ट, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ एस्केपिंग एयर। कैसे निकलेगा? प्रेशर गिवन है, इनिशियल प्रेशर गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर गिवन है और फाइनल टेम्परेचर हमको निकालना है, तो फाइनल प्रेशर कितना होगा? फाइनल प्रेशर बताओ कितना होगा? तो P और T में रिलेशन दिखाना है, ठीक है। PT में रिलेशन दिखाना है, तो इनिशियल प्रेशर तो गिवन है 3.375 एटीएम गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन, तो फाइनल प्रेशर निकलेगा तब तो फाइनल टेम्परेचर निकलेगा, तो फाइनल प्रेशर क्या होगा? क्या? हाँ, एटमॉस्फेरिक ही ले लो। तो फाइनल प्रेशर तो बता दो, फाइनल प्रेशर क्या? कैसे बहुत ज़्यादा हो जाएगा? तो सडनली ब्रस्ट जब हो जाएगा तो ब्रस्ट होने का मतलब क्या होगा? वो फट जाएगा, तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा? 1 एटीएम हो जाएगा। हाँ हाँ, तो जैसे मान लो कि टायर ब्रस्ट करेगा, टायर ब्रस्ट कर जाएगा तो उसके अंदर कितना प्रेशर होगा? ब्रस्ट कर जाएगा तो 1 एटीएम प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये पेज नंबर है, देखो P1 गिवन है, P1 गिवन है तुम्हारा 3.375 एटीएम गिवन है। अच्छा, P2 गिवन है तुम्हारा 1 एटीएम हो जाएगा। T1 गिवन है तुम्हारा 27 प्लस 273 300 केल्विन और T2 हमको फाइंड करना है, T2 इक्वल टू वाट, ठीक है। तो PT में रिलेशन बताओ। P1 1 माइनस गामा T गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसमें हम रिलेशन दिखाएंगे। तो P1 1 माइनस गामा T1 टू द पावर गामा इक्वल टू P2 1 माइनस गामा और T2 टू द पावर गामा, ठीक है। हमको T2 फाइंड करना है, तो हम ऐसे कर देते हैं T2 इक्वल टू P1 अपॉन में P2, ऐसे करके एक ही पावर कर दे 1 माइनस गामा और T2 टू द पावर गामा कर दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो P1 है तुम्हारा 3.375 अपॉन में 1 गामा है 1.5, तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1.5। कौन? सॉरी, ये T1 गामा होगा, T1 हो जाएगा, ठीक है। और T1 तो 300 टू द पावर 1.5, तो ये कितना हो जाएगा? ये बताओ ये कितना हो जाएगा? 3.375 टू द पावर कितना हो जाएगा? 1 माइनस, तो कितना हो जाएगा? -1/2, तो इसको नीचे हम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 300 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 300 लिख सकते हैं, 1.5 है तो, और इसको हम लिख देंगे 300 और इसको हम लिख सकते हैं 10√3 अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं? √3.375। तो अप्रोक्सीमेट करना है तो इसको कट कर दो, ठीक है। अप्रोक्सीमेट करना है अगर विदाउट कैलकुलेटर तो 0.3 या 3 पॉइंट इतना है, कट कर दो, थोड़ा सा आंसर
और ये कितना आ जाएगा 3000 केल्विन आ जाएगा। कैलकुलेटर से कर लो, नहीं तो अप्रोक्स करना है तो इसको कट कर दो। पता नहीं क्या हो रहा है। T2 टू द पावर गामा है, ठीक है। अब यहाँ पे T2 निकालना है तो क्या करेंगे 3000 टू द पावर क्या करेंगे 1 में 1.5 कर देंगे, ठीक है। ये गामा है तो 1 में गामा आ जाएगा। अब ये बस इतना ही करके छोड़ दो, इतना ही करके छोड़ दो। समझ में आया कि कैसे किया हमने? इसमें कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। अब चलो हम क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक हम कराते हैं। पहले कराते हैं कार्नट इंजन। कार्नट इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक है आइसोथर्मल, दूसरा एडियाबेटिक और तीसरा कार्नट इंजन, ठीक है। तो चलो पहले कार्नट इंजन हम कराते हैं। कार्नट इंजन अच्छा ये भी करा देने दो, नहीं तो इसमें थोड़ा समझने में दिक्कत आ जाएगा। पहले पेज नंबर देखो 24, पेज नंबर 24। कार्नट इंजन से पहले ये सभी मुझे करा देता हूँ, ये सभी मैं करा देता हूँ ताकि उसको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर कार्नट इंजन कराएंगे। पहले पेज नंबर देखो 24, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। इसको बोला जाता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं CV से, और CV इक्वल टू होता है डेल्टा Q अपॉन में N डेल्टा T, और ये भी है। अच्छा ये बताओ, अगर हम जैसे मान लो कि ये कोई कंटेनर है, इसके हम पिस्टन को मान लो कि फिक्स कर दिया, इसमें गैस है। अगर मान लो कि डेल्टा Q अमाउंट ऑफ हीट देते हैं तो ये डेल्टा Q अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा ऑब्जर्व होगा, ठीक है। तो क्या करेगा ये वर्क डन करेगा। जैसे हमने क्या बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या बताया था डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U, यही बताया था, यही बताया था ना। तो इस केस में डेल्टा W कितना होगा, वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि फिक्स है, ये रिजिड कंटेनर है, इसके पिस्टन को हमने क्या कर दिया फिक्स कर दिया। तो इस केस में डेल्टा Q इक्वल टू हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। डेल्टा U यानी कि जो भी हम हीट देंगे क्या करेगा उसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। तो सपोज करो कि इसका टेम्परेचर सपोज करो कि डेल्टा T से क्या हो गया राइज हो गया, कब, जब हमने डेल्टा Q अमाउंट ऑफ हीट दिया। समझ में आया। तो डेल्टा CV इक्वल टू कितना होता है डेल्टा QV अपॉन में N डेल्टा T, ठीक है। अच्छा एक होता है, सेकंड होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसको डिनोट करते हैं हम CP से। तो CP इक्वल टू होता है डेल्टा Q अपॉन में N डेल्टा T और P।
अच्छा, अब इस केस में हमने ऐसा कर किया, इसमें एक हमने कंटेनर लिया, इसमें हमने पिस्टन को मूवेबल बना दिया। इसमें भी डेल्टा टी से अगर इसका मान लो कि टेम्परेचर इंक्रीज कराना है तो इसमें हीट ज़्यादा देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा, जल्दी बता दो। ज़्यादा देना पड़ेगा, क्यों? हाँ, क्योंकि इसमें हम जो भी हीट देंगे वो सभी क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा, और इसमें जो हम हीट देंगे वो क्या करेगा, उसका सम पार्ट यूज होगा वर्क डन करने में और रिमेनिंग पार्ट होगा इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में। ठीक है, तो यहाँ भी डेल्टा टी से अगर मान लो कि टेम्परेचर इंक्रीज करना है, यहाँ भी करना है, तो यहाँ पे हमको हीट ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने 10 जूल दिया, तो 10 जूल क्या हुआ, इसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज किया, यानी कि इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज कर दिया। फिर यहाँ भी अगर हमको डेल्टा टी से टेम्परेचर इंक्रीज कराना हो तो यहाँ पे हमको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो वर्क डन में चला जाएगा। जैसे 10 जूल हमने दिया तो हो सकता है कि 4 जूल वर्क डन में हो जाए, 6 जूल ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो डेल्टा टी से तो कम इंक्रीज करेगा। हमको दोनों में डेल्टा टी अमाउंट से क्या करना है, टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो इसमें ज़्यादा हमको हीट देना पड़ेगा। तो बता दो अब सी पी और सी भी में बड़ा कौन सा होगा? सी पी बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि डेल्टा क्यू पी इज ग्रेटर देन डेल्टा क्यू भी। ठीक है, इसीलिए सी पी इज ग्रेटर देन सी भी, यानी कि सी पी क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है सी भी से, और एक रिलेशन होता है सी पी माइनस सी भी इक्वल टू आर। अभी मैं प्रूव करके बताऊंगा, समझ गए? इसको नोट कर लो। ठीक है, अब लिखो रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी भी। रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी भी, बस इसको समझ लेना है, ठीक है ना? इसको जस्ट समझ लेना है कि हमने क्या किया, और कुछ नहीं है इसमें। ये है कि सी पी इज ग्रेटर देन सी पी, और फॉर्मूला याद रखना है। हो गया सबका? अब है रिलेशन बिटवीन एंड सी भी। तो वही फिगर फिर से एक बार मैं बना देता हूँ। इसमें क्या है, वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसमें अगर डेल्टा क्यू हम अमाउंट ऑफ हीट देते हैं तो इसमें डेल्टा टी से टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा डब्लू प्लस डेल्टा यू
लिखेंगे इतना। अच्छा, तो इसको हम लिख देंगे डेल्टा क्यू, ये तो जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा एन सी भी डेल्टा टी, यही लिखाया था हमने, याद होगा। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लिखाया था एन सी वी टी, डेल्टा यू का फॉर्मूला लिखाया था एन सी वी डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू ऐसे हम लिख सकते हैं भी इक्वल टू एन सी भी डेल्टा टी, इसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हमने कर दिया, एक मूवेबल पिस्टन ले लिया, इसमें भी गैस है, और इसका भी टेम्परेचर डेल्टा टी से हमको इंक्रीज कराना है। इसमें हमने दे दिया डेल्टा क्यू पी अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट लॉ यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट लॉ, यहाँ भी हम लगाते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या होता है, डेल्टा क्यू इजकल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, यहाँ पे लिखाएंगे डेल्टा क्यू इजकल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो इसको हम कर देंगे डेल्टा क्यू पी, ये कितना हो जाएगा पी डी भी, यही होता है यही होता है वर्क डन। और इसमें भी टेम्परेचर क्या हुआ, सेम अमाउंट से इंक्रीज हुआ, तो यहाँ भी हम लिखेंगे क्या, एन सी भी डेल्टा टी, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए, इंटरनल एनर्जी का ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, पी भी इक्वल टू एन आर टी तो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, और इसमें क्या है कांस्टेंट वॉल्यूम, इसमें क्या है कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसमें अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो इधर क्या चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। तुम तो बताए थे कि एकदम आ जा रहा हूँ 5:15 तक, क्या, अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा समझ गए, अगर इसको मैं चेंज करूं तो इधर क्या चेंज करेगा, टेम्परेचर चेंज करेगा, नंबर ऑफ मोल तो चेंज नहीं करेगा, और आर तो कांस्टेंट ही होता है, तो हम लिख सकते हैं पी डेल्टा भी इजकल टू एन आर डेल्टा टी, पी डेल्टा भी इजकल टू एन आर डेल्टा टी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख दिया हमने पी डेल्टा भी की जगह पे लिख दिया एन आर डेल्टा टी प्लस एन सी भी डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू पी इजकल टू इतना लिख दिया, इसको इक्वेशन हमने ले लिया क्या 2। अब फर्स्ट देखो एन सी भी डेल्टा टी की जगह पे डेल्टा क्यू भी है, तो यहाँ पे अगर लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो ऐसा हम करते हैं कि इसको तो ज्यों का त्यों लिख देंगे डेल्टा पी और एन आर डेल्टा टी लिख देते हैं, प्लस एन सी भी डेल्टा टी, और यहाँ भी क्या है एन सी भी डेल्टा टी, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या डेल्टा क्यू भी। पहले एक बार देख लो, पहले देख लो उसके समझ लो, उसके बाद में लिखना है, ठीक है। फिर समझ गए, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। अब हमने क्या किया, दोनों साइड हम ऐसा करते हैं कि एन डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं, तो इधर भी हमने कर दिया डेल्टा क्यू पी अपॉन में एन डेल्टा टी, और यहाँ भी हम लिख दिए एन आर डेल्टा टी अपॉन में एन डेल्टा टी, यहाँ भी डिवाइड कर दिया, और डेल्टा क्यू भी अपॉन में एन डेल्टा टी, यहाँ भी हमने डिवाइड किया, यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइडिंग बाई एन डेल्टा टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अभी मैं लिखाया था सी पी, अभी लिखाया था ना, और ये क्या हो जाएगा सी भी, और इसमें एन से एन कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा टी से डेल्टा, तो ये क्या हो जाएगा सी पी, और यहाँ पे क्या हो गया आर, और ये क्या हो गया सी भी, तो लिख सकते हैं सी पी माइनस सी भी इक्वल टू आर, यही रिलेशन। ये तो केमिस्ट्री नहीं, ये तो केमिस्ट्री में पूछा जाता है, लेकिन फिजिक्स में भी है, जैसे केमिस्ट्री में पूछा जाता है, फिजिक्स में
आइसोथर्मल, एडियाबेटिक और अभी कार्नट इंजन पढ़ाने जा रहा हूँ, इसमें 3 इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक ये सब नोट कर ली। रिलेशन याद रखना, रिलेशन याद रखना। चलो यहाँ तक हो गया सबका, नोट कर लो, इसे आ सकता है। रिलेशन समझ गए ना कि कैसे ड्राइव करना है इसको। नीचे करूँ या पहले, चलो यहाँ तक नोट कर लो जल्दी। हो गया। तुम क्यों नहीं नोट कर रहे हो? कर चुके हैं। हो गया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक लिखो, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो, मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया था बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लिमिटेशंस अब लिखो, लिमिटेशंस अब चलो कॉपी पे लिखो। नहीं समझाऊंगा, पूरा नहीं लिखवाऊंगा, समझाऊंगा। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो, फर्स्ट लॉ मैंने लिखाया था बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एक एनर्जी को हम दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कितना एक्सटेंड तक कन्वर्ट कर सकते हैं ये नहीं बताया। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इन वर्क को, यानी कि हीट को कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो कि जैसे हीट इंजन है, जैसे कार में हम जितना पेट्रोल डालते हैं तो क्या कार क्या करता है, जितना हमने दिया वो सबको वर्क में कन्वर्ट करता है? क्यों नहीं करता? हीट का एनर्जी में, जब मान लो कि कार सम टाइम तक चलाओगे तो देखोगे कि उसका इंजन पूरा हीटेड हो जाता है। हीटेड हो जाएगा तो सराउंडिंग में क्या करेगा, हीट रेडिएट करेगा। मान लो कि हमने 100 जूल उसको हीट दिया, तो हो सकता है कि अगर न्यू गाड़ी है तो 70 जूल ओवर वर्क डन कर दिया, और 30 जूल क्या किया, सराउंडिंग को रेडिएट कर दिया। अगर ओल्ड गाड़ी है तो 50% क्या करेगा, 50 जूल वर्क करेगा और 50 जूल सराउंडिंग को रेडिएट कर देगा। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हीट को कम्प्लीटली हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हीट ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में होता है, लेकिन फर्स्ट लॉ ये नहीं कहता कि हीट का ट्रांसफर ऑलवेज हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी होता है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये भी पॉसिबल है कि हीट का ट्रांसफर कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी हो जाए, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
तो वही है लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो मैंने लिखाया हुआ है, इट डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट ऑलवेज flows from the hot body to cold body. First law does not give any reason as to why heat cannot flow from cold body to hot body. फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये भी पॉसिबल है। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि हीट का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में होता है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये भी पॉसिबल है कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट का ट्रांसफर हो जाए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा ये बताओ फ्रिज का काम क्या होता है? क्या करना क्या करना क्या करना बाहर के हीट लेके, बाहर से हीट लेके कूलिंग करना, ऐसा कैसे हो सकता है? फ्रिज के अंदर जो भी होता है वो क्या करता है, अंदर से हीट लेके बाहर उसको थ्रो करता है, अंदर से हीट लेके बाहर थ्रो करता है। लेकिन ये तब पॉसिबल है, यानी कि इसमें तो हीट का ट्रांसफर क्या हुआ, कोल्ड से हॉट से की तरफ हुआ, होता है ना। जैसे फ्रिज के अंदर क्या है, कोल्ड है या हॉट है कंपेयर टू सराउंडिंग, कूल है। तो ये फ्रिज क्या करता है, यहाँ से हीट लेके सराउंडिंग को देता है, यहाँ से हीट लेके सराउंडिंग को देता है, यानी कि यहाँ पे हीट का ट्रांसफर क्या हुआ, कोल्ड टू हॉट। लेकिन ये अपने आप पॉसिबल नहीं है जब तक हम इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ना करें, ठीक है। ये अपने आप पॉसिबल नहीं है, लेकिन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये भी पॉसिबल है कि ये अपने आप हो जाए, लेकिन अपने आप हो सकता है नहीं। तो यही लिमिटेशंस हैं फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, तो वही हैं दो लिमिटेशंस में। क्या? अच्छा अभी मैं एक मिनट देता हूँ। अच्छा दूसरा लिमिटेशन ये है, और दूसरा लिमिटेशन देखो, इट डज नॉट इंडिकेट्स द एक्सटेंड टू विच हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। ये नहीं बताता है कि कितना हीट वर्क में कन्वर्ट होगा। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हीट को हम कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसी पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बना, जो तुमको याद रखना है केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट, ये लिख लो। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो स्टेटमेंट है, केल्विन प्लैंक्स, देखो केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट लो, केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट देखो, इस लिखा हुआ है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट इंजन विच विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन द एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम द रिजर्वायर एंड परफॉर्मिंग एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है। तो इस टाइप से तुमको याद भी नहीं होगा, ठीक है। सब चलो लिखो, लिखो इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए हीट इंजन, केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट, it is impossible to construct a heat engine which is 100% efficient, which is 100% efficient। मैंने क्या लिखा है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए हीट इंजन विच इज 100% efficient, that is complete conversion of heat into work, complete conversion of heat into work is not possible। समझ में आया कि हमने क्या बताया? हमने ये बताया कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए हीट इंजन, ऐसा कोई हीट इंजन नहीं बनाया जा सकता है जो 100% इफिशियंट हो, यानी कि वो हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर पाए, ठीक है। यही लिखाया। सेकेंड लिखो क्लॉसियस स्टेटमेंट,
क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट है इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्डर ऑब्जेक्ट टू हॉटर ऑब्जेक्ट without external aid, without external aid। हम तो सेम ही है, तो ऐसे याद करना क्या है। इसमें स्टेटमेंट भी दिया है बहुत सारा, अभी तो 11th-12th में नहीं है, जब आगे जाओगे तो इस पे एक बुक है, थर्मोडायनेमिक्स की बुक है, इसमें बहुत सारा स्टेटमेंट। सेकंड लॉ पे, फर्स्ट लॉ पे तो इतना ही है, लेकिन सेकंड लॉ बहुत डीप में है, उसके बाद में थर्ड लॉ भी बहुत डीप में है, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस आ गया। एड, जैसे अभी हमने क्या बताया, ये फ्रिज क्या करता है, यहाँ से कोल्डर से हॉटर की तरफ हीट फ्लो कराता है, लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई न करें, यानी कि एक्सटर्नल एड के विदाउट ये नहीं कर सकता। अच्छा ये बताओ, ये 9th-10th में भी तुम पढ़ के आए हो कि अगर फ्रिज का, मान लो कि इसमें एक फ्रिज है, फ्रिज के अगर गेट को खोल दे तो रूम क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा या गर्म हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तुम बताओ। बताओ, फ्रिज के गेट को खोल दे यहाँ पे तो ये रूम क्या हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा या अभी जितना टेम्परेचर है उससे बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? हाँ, कम हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। मेरा ऑप्शन रहेगा हीट हो जाएगा, हीट हो जाएगा। हाँ, हीट हो जाएगा। कैसे? तो पूछोगे कि कैसे? मैं समझाता हूँ। देखो, अगर फ्रिज के गेट को अगर खोल दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। अच्छा, फ्रिज के पीछे देखियो, गर्म होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी अभी एच.सी. वर्मा के बुक है हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, ये सब तो कट चुका है, नहीं तो मैं पढ़ाता हीट इंजन, ठीक है, अब सिलेबस से कट चुका है। फ्रिज का काम क्या होता है, यहाँ से हीट लेके बाहर देना। जैसे फ्रिज अभी बंद है तो उसके अंदर तो टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, जब मान लो कि हम उसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे सम टाइम के बाद में ठंडा हो जाता है। ये कब पॉसिबल है, जब हीट का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ हो या हीट का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ हो? बिल्कुल नहीं। यहाँ बताओ हीट का ट्रांसफर कैसे होता है? हाँ हाँ हाँ, तो इस मैं बताया कि ये क्या है, हीट फ्रिज के अंदर का पार्ट है। तो यहाँ से जब हम हीट लेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, फॉल होगा या राइज होगा? यहाँ से हीट लेंगे तो टेम्परेचर इसका राइज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हीट का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ हम करते हैं, ठीक है। अच्छा सुनो, 1 मिनट, अब यहाँ पे बाहर में क्या होगा, हीट कैसे हो जाएगा वो मैं बताता हूँ। इसको तो हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। जैसे मान लो कि 10 जूल यहाँ से इसने हीट लिया, 10 जूल हीट लिया, बाहर दिया, बाहर थ्रो किया, कितना, 10 जूल, अंदर से लेके बाहर 10 जूल किया, ठीक है। लेकिन इसमें इस 10 जूल को निकालने के लिए इस पे हमने 15 जूल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया, तो यहाँ पे कितना है थ्रो किया, 25 जूल किया। यहाँ से कितना लिया, 10 जूल, और इस हीट को निकालने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो 25 जूल बाहर हीट देगा। जैसे सुनो, जैसे मान लो कि इसने हमने फ्रिज के गेट को खोल दिया, ठीक है, तो फ्रिज क्या करेगा, इस रूम से हीट लेगा। जैसे मान लो कि 20 जूल हीट लिया तो 20 जूल तो बाहर फेंकेगा नहीं, अगर 20 जूल लेके 20 जूल थ्रो कर देता तो इसका टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता, लेकिन उस 20 जूल को निकालने के लिए उस पर इलेक्ट्रिसिटी भी लगेगा, और उसका भी तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो उसमें मान लो कि 20 जूल हीट को अंदर से बाहर करने के लिए उसमें मान लो कि 40 जूल हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया, तो इस रूम से कितना वो हीट लिया, 20 जूल, और इस रूम में कितना दिया, 40 और प्लस 20 60 जूल। तो बताओ ये रूम हीट हो जाएगा या
बिल्कुल नहीं ऐसा बताया गया होगा। अच्छा उसमें मैं दिखाऊं एनसीईआरटी में? नहीं तुम सुनी गलत हो, समझ रहे हो ना कि अगर थोड़ा थोड़ा क्या, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने, सुनो, मान लो कि यहाँ पे हमने फ्रिज का गेट खोल दिया, तो फ्रिज किससे हीट लेगा? इस रूम से ही लेगा, इसी से लेगा। तो इससे मान लो कि 20 जूल हीट लिया और कहाँ देगा? इसी को देगा। तो 20 जूल लिया फिर 20 जूल बाहर दे देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी हम सप्लाई करेंगे। तो 20 जूल हीट लिया और उसको फिर थ्रो करने के लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी मान लो कि 40 जूल सप्लाई किया, तो टोटल कितना हो जाएगा? 60 जूल वो बाहर को देगा। ठीक है, इसलिए जब गेट खोल देंगे तो क्या हो जाएगा? ये गर्म हो जाएगा, ठंड। क्या अंदर से हीट लेके बाहर फेंकता है? जो अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी, हाँ फेंकता है। चलो ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद में होता है एक रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। बता दो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? केमिस्ट्री का मैं थोड़ा पूछ रहा हूँ कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन जाए, यानी कि ऐसे A+B, ऐसा ही कुछ करते थे ना, C+D, ऐसा ही था ना? नहीं ये नहीं। फिजिक्स में बताओ रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। जैसे मैं समझा रहा हूँ, जैसे मान लो कि ये पॉइंट है ए और ये बी पॉइंट ए, ये क्या हो गया? साइक्लिक प्रोसेस हो गया। हमने ए से बी पे गया और बी से ए पे आया, ठीक है। तो मान लो कि इस केस में हमने डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया और इस केस में डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो गया, तो ये क्या हुआ? रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। यानी कि सिस्टम इनिशियल से फाइनल पे जाए तो जितना हीट एब्जॉर्ब करे या रिलीज करे उतना ही फाइनल से जब इनिशियल पे आ जाए तो उतना ही हीट अगर एब्जॉर्ब किया है तो रिलीज करें और यहाँ पे रिलीज किया है तो एब्जॉर्ब करें। तो इसी को हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो इसमें हम जैसे ये इमेजिनरी प्रोसेस है, इसमें फ्रिक्शन को हम कंसीडर नहीं करते हैं, विस्कस फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं। यानी कि इनिशियल हीट कंटेंट बाय सिस्टम इक्वल टू फाइनल हीट कंटेंट बाय सिस्टम, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जब था तो उसके पास जितना हीट था, फिर एक साइकिल के बाद में जब यहाँ पे आएगा तो उसके पास उतना ही हीट रहेगा। हम ये ज्यूम करते हैं कि फ्रिक्शन में जो हीट लॉस हुआ वो सब हम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें लिखाया हूँ, एनी प्रोसेस विच कैन बी मेड टू proceed in reverse direction by varying of its conditions such that any change occurring in the any part of the direct process exactly reverse in the corresponding part of the reverse process is called reversible process। इसका मीनिंग ये चीज़ है, वो लिखा हुआ उससे नहीं समझोगे, कि जैसे एस इनिशियल से फाइनल, जैसे इनिशियल से फाइनल पे जाए तो जितना हीट वो एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा उतना ही जब फाइनल से ए पे आए, अगर इस पास में इसने हीट एब्जॉर्ब किया तो इस पार्ट में हीट क्या करेगा? रिलीज करेगा उतना ही। अगर इस पार्ट में रिलीज किया तो उतना ही इस पार्ट में हीट एब्जॉर्ब करेगा। उसी चीज़ को हम बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी कि इसमें इनिशियल हीट कंटेंट बाय सिस्टम इक्वल टू फाइनल हीट कंटेंट बाय सिस्टम, इनिशियल हीट कंटेंट बाय सराउंडिंग इक्वल टू फाइनल हीट कंटेंट बाय सराउंडिंग। यानी कि ये साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग में कोई चेंज नहीं हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। इस चीज़ को लिखा दूं या लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं है, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा। और इरिवर्सिबल जस्ट इसका अपोजिट हो, यानी कि यहाँ पे सम हीट एब्जॉर्ब किया तो कोई ज़रूरी नहीं उतना ही यहाँ पे रिलीज करे, तो इरिवर्सिबल, इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। और जो भी साइकिल है, जो भी इंजन है, हीट इंजन, सभी क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। ये क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? आइडियल प्रोसेस है, इमेजिनरी प्रोसेस है, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस समझ गए?
इरिवर्सिबल प्रोसेस समझ गए, इसका डेफिनेशन आता है तो बोलो, लिखा दूं या बुक में लिखा हुआ वही समझोगे? अच्छा चलो तो समझ लेना। उसके बाद में लिखो कार्नट इंजन। ये भी इंपॉर्टेंट है, कार्नट इंजन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें एक डेरिवेशन है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस लिखा दूं या समझ गए? बुक में लिखा हुआ है, समझ गए? तो इसमें एक बार रीड कर लेना रिवर्सिबल प्रोसेस क्या लिखा हुआ है। दस इफ सम वर्क इज डन बाय द सिस्टम इन डायरेक्ट प्रोसेस एन इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क मस्ट बी डन ऑन द सिस्टम, यानी कि इसने अगर इस पे 10 जूल वर्क हुआ सिस्टम पे, तो फाइनल में क्या होगा, 10 जूल वर्क बाय द सिस्टम हो जाएगा। इधर 10 जूल ऑन द सिस्टम तो बाय द सिस्टम। इसमें हम 10 जूल हीट ऑब्जर्व किया तो 10 जूल हीट रिलीज करेगा, दोनों एक इक्वल होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद में लिखो कार्नट इंजन। इट इज ए रिवर्सिबल, इट इज एन आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन, इट इज एन आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन that operates between two temperatures, ideal heat engine, ideal reversible heat engine, it is an ideal reversible heat engine that operates between two temperatures T1 ब्रैकेट में लिखना सोर्स एंड T2 सिंक, ठीक है। तो इस डायग्राम को पहले बना लो। अच्छा ये बताओ कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? नॉन हीट, टेम्परेचर कांस्टेंट। और आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल एडियाबैटिक, ठीक है। तो यहाँ पे एक बनाना है, तो बताओ ए टू बी में हम जिसे पूछेंगे वही बताएगा। ए टू बी में वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तुम बता दो। ए टू बी वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है? बी, बी टू सी तुम बताओ, सी टू डी तुम बताओ, और तुम बताओ डी टू ए। हाँ, डी टू ए वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, समझ रहे हो, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर है मान लो कि P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा P2, वॉल्यूम हो जाएगा V2 और टेम्परेचर कितना हो जाएगा T1, क्योंकि ये है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। देखो आइसोथर्मल में तो कर्व ही बनाते हैं, हमने बताया था 4 प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, तो इसमें कुछ है? और दोनों कर्व बताया था, मैंने बताया था आइसोथर्मल का कुछ ऐसे होता है और एडियाबैटिक का कुछ ऐसे होता है, ठीक है।
और यहाँ पे हो जाएगा P3 V3 और यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा T2 और ये है एडियाबेटिक एक्सपेंशन। और यहाँ पे भी हो जाएगा P4 V4 और T2 और ये तुम्हारा क्या है आइसोथर्मल कंप्रेशन। और ये हो जाएगा तुम्हारा एडियाबेटिक कंप्रेशन। अभी इसको समझ लोगे तो 2+2 है, नहीं समझोगे तो याद भी नहीं होगा, रट्टा भी नहीं मनाएगा ये, ठीक है। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है बताओ? 0 था। तुम बताओ आइसोथर्मल में वर्क डन बताओ। तुम बताओ, तुम ही बता दो। तो यही प्रॉब्लम है ना कि फिजिक्स में तो तुम लोग घर से यहाँ से पढ़ा दिया और घर लेके जाओगे यहीं पे आके बताओगे। जल्दी बताओ क्या होगा, तुम बताओ। कुछ याद नहीं है, नहीं पढ़ाया था हमने, बताओ क्या है। NRT ln V2 अपॉन में V1। V2 क्या है और V1 क्या है और T क्या है टेम्परेचर, N क्या है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अच्छा, एडियाबेटिक में बताओ वर्क डन कितना होता है? एक आइसोकोरिक में वर्क डन 0 होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तुम लोग तो याद करके आया नहीं हो, बताओ। और T के टेम्परेचर के बताओ, NR T1 माइनस T2 अपॉन में गामा -1, ठीक है। T1 क्या है और T2 क्या है फाइनल टेम्परेचर, समझ गए ना। यही चीज़ दो यूज करूंगा। ये कार्नट इंजन है तो हमको इफिशियंसी निकालना। इफिशियंसी क्या होता है? वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाइड। जैसे इफिशियंसी हमेशा क्या होता है <<1 होता है। जितना हम हीट देंगे वो टोटल का टोटल वर्क डन नहीं करेगा। इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाइड। अब जैसे मान लो कि हमने किसी इंजन को हीट दिया 100 जूल, उसने वर्क किया 70, तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा 70 अपॉन में 100, यानी कि उसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा 70% हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ निकालना है। तो कार्नट इंजन में क्या होता है 4 स्ट्रोक्स होता है, समझ गए। फर्स्ट में क्या है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सेकेंड में एडियाबेटिक एक्सपेंशन, थर्ड में आइसोथर्मल कंप्रेशन और फोर्थ में क्या होता है एडियाबेटिक कंप्रेशन। हम चारों में क्या करेंगे वर्क डन निकाल लेंगे और इसमें हीट कितना एब्जर्व हुआ उससे हम डिवाइड कर देंगे, यही हमको करना है, ठीक है। तो चलो हम करते हैं। क्या अभी बस खत्म करा दिया। अच्छा, अभी तक समझ में आया कि नहीं? हम वर्क डन का निकालेंगे। जैसे अब हम निकाल रहे हैं जैसे A to B। देखो इसमें हम ऐसे ही लिखाया था स्टेप 1 दैट इज A to B। वर्क डन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। ये कौन सा आइसोथर्मल प्रोसेस है? तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है T1। तो हम क्या लिखेंगे NRT1
ln फाइनल वॉल्यूम बताओ V2 अपॉन में V1, इसमें भी कोई डाउट्स नहीं है। अब लिखेंगे स्टेप 2। अच्छा, अब इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा देते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे तो डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। अच्छा, तो डेल्टा यू कितना होता है इस केस में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जीरो, क्योंकि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है NCV/T। हाँ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का डेल्टा टी, तो डेल्टा टी तो जीरो हो जाएगा। इसमें सपोज करो कि इसमें हो जाएगा nRT1 ln V2 अपॉन में V1। अच्छा, ये बताओ कि वर्क डन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो डेल्टा क्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है, साइन कन्वेंशन उन्होंने लिखाया था। बताओ, कुछ भी तुम लोग याद नहीं किए हो, हम बताओ। डेल्टा क्यू पॉजिटिव आ गया, तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव का क्या मीनिंग है, साइन कन्वेंशन बताया था ना कि पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव क्या होगा, देख के बताओ। डेल्टा क्यू पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, यानी कि सिस्टम को हमने हीट दिया और उसको सपोज करो कि हमने Q1 लिख दिया, तो Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, nRT1 ln V2/V1। सुनो, बात मत करो, इसको इक्वेशन हमने सपोज करो 1 कर दिया। अब कर दिया स्टेप, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है टोटल वर्क डन अपॉन में टोटल हीट गिवन, यही हमको निकालना है। तो स्टेप 2, अब B2C, इसमें वर्क डन बता दो, पॉजिटिव होगा, फॉर्मूला बताओ, NR कितना हो जाएगा, T1 माइनस T2 अपॉन में गामा -1, इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, इसमें तो ना हम हीट देते हैं ना हीट लेते हैं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, फिर स्टेप 3 यानी कि C2D, इसमें वर्क डन बता दो, वर्क 3, और होगा क्या, ये हो जाएगा nRT2, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है T2 है, और ln फाइनल वॉल्यूम कितना है V4 अपॉन में V3 हो जाएगा। हमने वर्क लिख लिया, लेकिन V4 क्या है, कम है, V3 क्या है, ज़्यादा है, तो ये लेस देन 1 हो जाएगा, तो अपने आप निगेटिव आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -nRT2 ln V3 अपॉन में V4, ऐसे लिख सकते हैं, बता दो या सर नो। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ठीक है, यहाँ V4 अपॉन में V3 है, तो इसको हमने इंटरचेंज कर दिया तो निगेटिव आ जाएगा, सब तो पता ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लो कि इसको, ये तुम्हारा हो गया W3, ठीक है, इसमें हम फर्स्ट लॉ लगा देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट लॉ, तो इसमें हम लिख देते हैं, मान लो कि, तो इसमें वर्क डन निगेटिव आ गया, तो हीट क्या होगा, रिलीज होगा, यानी कि वो हीट रिलीज होगा। तो इसमें हमने बता दिया कि मान लो कि इसमें हीट Q2 दिया, तो हम लिख सकते हैं क्या, Q2 इक्वल टू -nRT2 ln V3 अपॉन में V4। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। इसमें सिस्टम क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा, यानी कि सराउंडिंग को हीट देगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हम स्टेप 4 करते हैं। स्टेप 4 यानी कि D2A, W4 बता दो कितना होगा, W4 होगा, अभी हमने बताया था nRT1 माइनस T2, तो T1 क्या हो जाएगा, A हो जाएगा इनिशियल, nR इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा nR इनिशियल टेम्परेचर क्या है, T2 है, फाइनल टेम्परेचर क्या है, T1 है, अपॉन में गामा -1, यही हो जाएगा। अच्छा, ठीक से इसको समझना है, हम लिखते हैं nR
इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर। तो D2 हम ए जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा इनिशियल, और ए पे जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा फाइनल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एन आर T1 माइनस T2 अपॉन में गामा माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आता है टोटल वर्क डन निकालने के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, वो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 लिख देते हैं। तो ये है एन आर T1 ln V2 अपॉन में V1 प्लस ये था एन आर T1 माइनस T2 अपॉन में गामा माइनस 1, ये था निगेटिव एन आर T2 ln V3 अपॉन में कुछ ऐसा ही था ना, V4 था, और ये था माइनस एन आर T1 माइनस T2 अपॉन में गामा माइनस 1। कुछ नहीं किया हमने, टोटल वर्क डन को ऐड कर दिया। अच्छा देखो ये देखो पॉजिटिव है और ये क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन हमारा आ गया W इक्वल टू एन आर T1 ln V2 अपॉन में V1 माइनस एन आर T2 V3 अपॉन में V4। बताओ यस और नो। उसके बाद में लिखो इफिशियंसी, इफिशियंसी इक्वल टू, इसका डिफिनीशन लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन पर साइकिल द इंजन अपॉन में टू द हीट वर्क डन पर साइकिल बाय द इंजन अप टू द हीट एब्जॉर्ब बाय द इंजन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिफिनीशन, तो लिखा है या डायरेक्ट कर दें। देखो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेट वर्क डन पर साइकिल बाय द इंजन टू द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब पर साइकिल बाय द इंजन। ठीक है, तो इफिशियंसी इक्वल टू हो जाएगा टोटल वर्क डन अपॉन में हीट एब्जॉर्ब। तो रहने दे क्या या करा दे क्या? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब देख लो यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो पूछो, इतना ही तक रहने देते हैं। कुछ नहीं किया हमने, वो आगे हम कराएंगे इफिशियंसी के आगे। मैंने कुछ नहीं किया, देखो एक हमने डायग्राम ड्रॉ किया, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी पूछा जाता है पेपरों में। आप कुछ नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये डायग्राम याद रहना चाहिए। वर्क डन ए बी बी सी सी डी सब में हमने निकाल दिया, और आइसोथर्मल प्रोसेस है जहाँ पे हमने थर्मोडायनेमिक्स लगा दिया, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, और निकाल के हमने, अब नेक्स्ट क्लास में यही करूँगा। वर्क डन तो हमने निकाल दिया। बताओ कहाँ पे कर रखूँ। चलो ठीक है, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।